एंड वो बात मुझे क्लिक हो गई, अगर मैं यूएस आके यूएस के लोगों की लाइफ बना सकता हूँ तो भारत क्यों नहीं। अगर फूड डाइजेशन और वेस्ट रिमूवल इट्स एन ऑटो प्रोसेस, कैन यू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। तो कोई लोग ये कहते हैं कि खड़े रहकर पानी नहीं पीना चाहिए। सो अगर आप बैठ के पानी पियोगे, आप खड़ा रह के पानी पियोगे, द प्रोसेस इज ऑटोनोमस थिंग जो ऑपरेट कर रही है। पानी पीना, वो अंदर जाना, वो ऑर्गन तक जाना, वो बैठोगे तब भी इतना जाएगा। लेडीज जो होती है वो घर में कपड़े धोती है। सो मान लो हर रोज ऐसे कपड़े धोने से टेक्निकली तो बाइसेप बन जाना चाहिए, उल्टा उनको तो शोल्डर दर्द होता है। यही मोमेंट में मैं यहाँ पे 1 kg 2 kg का डंबल्स ले लेता हूँ, मेरे बाइसेप बन जाए। ऐसी कोई किनेशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कोई ऐसी ट्रू कि आपको सीधा सोना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बट इसका मतलब वो नहीं है सब लोगों को पहले ही रिप्लेसमेंट का सोचना है। पहले आप नॉन सर्जिकल मेथड ट्राई कीजिए, आप अपने फुटवेयर को प्रॉपर कीजिए, आप अपना अलाइनमेंट ठीक कीजिए। नमस्कार सबको। आज हमारे सामने बहुत ही विशेष गेस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर दीपेन भाई पटेल। यद्यपि डॉक्टर दीपेन भाई में पूरे गुजरात में ही नहीं लेकिन मुकम्मल भारत में आज आलयम के जरिए बहुत ही पेशेंट्स को ट्रीट किया है। पिछले 70 सालों से वो इस फील्ड में काम करते हैं और पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा उन्होंने आलयम की संस्थापना की है। आज पूरे गुजरात में 26 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है उनके और 175 से अधिक डॉक्टर्स उनकी पूरी टीम में काम करते हैं। डॉक्टर दीपेन भाई को मैं पिछले 5 से 7 सालों से जानता हूँ। यद्यपि उनका व्यक्तित्व तो अत्यंत सरल, सहज और विनम्र है, लेकिन उनकी मुकम्मल आलयम की टीम जो है वो अत्यंत डाउन टू अर्थ, विनम्र और पेशेंट ओरिएंटेड है। आज आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में डॉक्टर्स तो कई है, लेकिन ऐसे विनम्र, सरल, सहज और पेशेंट ओरिएंटेड डॉक्टर्स आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि डॉक्टर दीपेन भाई ने अमेरिका में डलेस बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी में से उन्होंने किनेशियोलॉजी में डिग्री ली है। और मुझे आश्चर्य की बात ये लगती है कि वो अमेरिका जैसे मुल्क को छोड़कर आज भारत में लोगों की सेवा करते हैं। तो डॉक्टर दीपेन भाई, बहुत बहुत प्रसन्नता हुई आज आपके मिलकर। और हमने इसके पहले के पॉडकास्ट में आपने हमें आमंत्रित किया था और हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई थी। आपने जिस किस्म के प्रश्न पूछे थे वो सुनकर और उसका उत्तर देने में भी हमें बेहद प्रसन्नता हुई थी। तो अगली बार हम आपके आलयम में आए थे अहमदाबाद में और आपने हमें पूरा ओरिएंटेशन दिया था, तो बहुत ही प्रसन्नता हुई थी। वो आप जो काम करते हैं प्रिवेंशन पर, खास तौर पर लोगों के अंदर बीमारियां ही ना आए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज ऐसे कम लोग इस विषय पर काम करते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग जब बीमार होंगे तब हम उनको गोलियां खा कर ठीक करेंगे, लेकिन लोगों को गोलियां खाने की नौबत ही ना आए, ऐसे विषय पर आप काम करते हैं। वो आके अत्यंत सराहनीय, आदरणीय और अनुकरणीय भी है। तो मेरा सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा दीपेन भाई कि आप अमेरिका में किनेशियोलॉजी की डिग्री ली है और आप चाहते तो अमेरिका में भी वेल सेट हो सकते थे, जैसे कि डेलस, न्यू जर्सी, शिकागो जैसे शहर में यहाँ से कई गुना ज्यादा आपको प्रेस्टीज भी मिल सकती थी और पैसे भी मिल सकते थे। तो मैं एक संत के लिहाज से ये जानना चाहता हूँ कि आपने वहां छोड़कर हिंदुस्तान में आने का चॉइस आपने क्यों अपनाया? सबसे पहले तो स्वामी नमस्कार आपको कि आज आपने भी बहुत ही टाइम दिया, आप हमें आज होस्ट कर रहे हो। क्योंकि लास्ट टाइम के पॉडकास्ट में हमने काफ़ी सारी बात की जो माइंड है, जो माइंड के केमिकल है उसके बारे में। सो इवन आई वाज वेरी इम्प्रेस के हमें जो मेडिकल साइंस जो सिखाता है वो एक पार्ट होता है और जो आपने स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट किया, तो अगर ये दोनों का मिश्रण किया जाए तो कहीं ना कहीं लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी हो सकती है। जैसे आपने बताया कि क्यों आपने भारत पसंद किया। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा था, मैंने इंडिया में मेरा बैचलर एजुकेशन किया, फिर मैं यूएस गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था कि जो पूरे विश्व का सबसे अच्छा देश है, वहां कुछ ऐसी चीज है जो कहीं भारत में नहीं है और क्यों हम इंडिया में उसको ना ला पाए।
वहाँ पे हायर एजुकेशन किया, वहाँ पे भी बहुत अच्छा मैं सेटल था। लेकिन वहाँ पे एक पेशेंट थे, जब उनकी मैं ट्रीटमेंट कर रही थी, तो वो एक ब्लैक लेडी थे और उनको काफी टाइम से स्ट्रोक हुआ था। ओके। और उसका स्ट्रोक का रीजन जो था ना, वो ड्रग था। ओके। सो व्हेन शी वाज यंग, तो बहुत ड्रग एडिक्ट थे और उन्होंने कहीं ना कहीं उसके रीजन से उनको स्ट्रोक हुआ और फिर उन्होंने उसको कम्प्लीटली विड्रॉन कर दिया ड्रग्स को। और 20 साल के बाद वो पेशेंट मेरे पास आया। ओके। अब आप खुद भी यूएस से बिलोंग करते हो, वहां पे मेडिकेयर और मेडिकेयर दोनों जो सिस्टम होती है, मेडिकेयर होता है, मेडिकेड होता है। तो हमारी जो कंपनी थी, उन्होंने बताया कि आपको ये पेशेंट देखना है। सो मैं पेशेंट के घर गया, पेशेंट को मैंने देखा। सो उनको 20 साल से ट्रीटमेंट चल रही थी। लेकिन उनको कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं था 20 साल में। यानी बहुत सारी कंपनियां जो होम हेल्थ केयर कंपनियां होती है, वो आती थी, उनको ट्रीटमेंट करती थी, हर बार एक नई इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर दे देते थे, फिजियोथेरेपिस्ट आते थे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आते थे, ट्रीटमेंट चलती रहती थी, वो बहुत कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता था। फिर मैंने पहले तो उसको असेसमेंट किया और देखा, तो पॉसिबिलिटी थी, अगर आप देखोगे तो स्ट्रोक में, पैरालिसिस में ऐसा माना जाता है शुरुआत के 6-8 महीने में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर पेशेंट चाहे ना, तो कभी भी ठीक हो सकता है। मेरे पास वो पेशेंट 20 साल के बाद आया था। ओके। फिर मैंने उनको बोला, वो ब्लैक लेडी थी, तो हमें ऐसा लगता है कि यूएस में तो ऐसा होता है, वो हमारे पे लॉ सूट करते हैं, लॉ सूट फाइल करते हैं अगर उसको कुछ डैमेज होता है। मैंने उनसे बात की, मैंने उनको समझाया, देखो मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, आपको ठीक करने के लिए मेहनत करूंगा, और जो भी इंप्रूवमेंट आएगा आपका, ट्रस्ट मी, मेरे पे भरोसा रखिए, मेरे पास जो भी नॉलेज है, मैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आपके लिए करूंगा। ओके। फिर हमने ट्रीटमेंट चालू की। मेरी कंपनी मुझे खाली 2 विजिट अप्रूव करती थी, क्योंकि उसको भी 2 विजिट मिल रही थी, पेमेंट, पैसा उनका 2 विजिट का ही वीकली मिल रहा था। मैंने कंपनी के ओनर को समझाया, आप 5 साल से उनको देख रहे हो, इंप्रूवमेंट तो आ नहीं रहा है, मुझे जो इंडिया में होता है वैसे, मुझे वीक की 5 ट्रीटमेंट करनी है। पैसा तो 2 का ही मिल रहा था। मैं तो तब स्टूडेंट में से मास्टर करके जॉब ही ज्वाइन की थी, और ये करीबन मेरा समझो ना 15-20 कोई नंबर का पेशेंट होगा। तो मैंने उनको बोला कि आपको मुझे वो अथॉरिटी देनी पड़ेगी उसको 5 ट्रीटमेंट करने की। लेकिन वो बोले कि मुझे पैसे 2 के मिल रहे हैं, तो मैंने उनको समझाया, 5 साल से आपको पैसे मिल रहे थे, उसको इंप्रूवमेंट हुआ है। सो कहीं ना कहीं ओनर में भी वो ह्यूमैनिटी थी। उन्होंने बोला आई अप्रूव्ड। सो उसको मैंने 5 ट्रीटमेंट चालू की। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 महीने में जो लेडी का हाथ ऊपर नहीं हो रहा था, जो बेड से मूव नहीं हो पा रही थी, वो चलती हो गई। अच्छा। और उन्होंने वो सीनियर सिटीजन होम में लोगों को घर जा जा के बताया कि हमारे पास एक ऐसा थेरेपिस्ट आ रहा है, आप उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। ओके। And then he told me कि पटेल, I don't know which country are you from, but you made my life. ओके। एंड वो बात मुझे क्लिक हो गई, अगर मैं यूएस आके यूएस के लोगों की लाइफ बना सकता हूँ, तो भारत क्यों नहीं। अच्छा। वहां पे तो कितनी जरूरत है। अच्छा। सो देन आई डिसाइडेड टू मूव इन इंडिया। ओके। एंड जब मैं इंडिया में आया, तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं था, ऐसे कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन स्क्रैप में से एक था, वो था विल पावर, और दूसरा जो था वो था विजन। ओके। तो इंडिया में हमें वो करना है, तो मैं खुद लोगों के घर पे जाके ट्रीटमेंट करता था। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़ते गए, और पूरा कारवा बनता गया। सो आज इसी का ही ये बाय प्रोडक्ट है कि आज हम पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शानदार बताया आपने। तो दीपेन भाई, सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, देखिए बॉडी पोस्चर पर आप काफ़ी काम करते हैं, हमने आपके वीडियोस भी काफ़ी देखे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के अद्यतन कंटेम्पररी लाइफस्टाइल में बॉडी पोस्चर का कितना सिग्निफिकेंस है? स्वामी जी, सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि आज के जो मैक्सिमम डिसीज, जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो सब लाइफस्टाइल डिसीज है। अच्छा। हाँ, मैक्सिमम। जैसे आज कोविड तो एक सालों में, सदियों में एक बार हुआ, जो एक वायरल इन्फेक्शन था। बाकी मैक्सिमम प्रॉब्लम, आज आप किसी को बोलोगे तो वो बोलेगा कि मुझे गर्दन का दर्द है, कोई मुझे शोल्डर का दर्द है, लाइफस्टाइल डिसीज है। कोई बोलेगा मुझे कार्डियक प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल डिसीज है। कोई बोलेगा मुझे इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, मेजर लाइफस्टाइल डिसीज है। कोई बोलेगा मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, मेजर लाइफस्टाइल डिसीज है। डायबिटीज है, लाइफस्टाइल डिसीज है।
सो सभी डिसीज लाइफस्टाइल डिसीज ज्यादातर है। सो कहीं ना कहीं आज के टाइम में हमें, अगर मैं पेन के बारे में बात करूं तो कैसे बैठना, कैसे हमें खड़ा रहना है, कैसे हमें चलना है, कैसे हमें सोना है, कैसा पीलो रखना है, कोई बुक हमें सिखाती ही नहीं है। जबकि उसका ही बाय प्रोडक्ट हमारे प्रॉब्लम है। हम कभी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस से जन्म नहीं लेते हैं, हम कभी नी आर्थराइटिस से जन्म नहीं लेते, लेकिन हमारा बॉडी पोस्चर, आप समझो, मुझे सबसे सरप्राइजिंग तो भारत में ये लगा था जब मैंने किसी को पहली बार समझाया बॉडी अलाइनमेंट, दे वर सरप्राइज, बॉडी अलाइनमेंट होता है। वो जो था वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, वो मुझे पूछता है ऐसी कोई चीज थोड़ी होती है। फिर मैंने उसको सिंपल लैंग्वेज में बताया कि आपके पास जो आपकी कार है उसका आप व्हील अलाइनमेंट कब करते हो? तो बोले हर साल। और मैंने बोला आपकी उम्र हो गई है 55 साल, आपने अपना बॉडी अलाइनमेंट चेक किया है? आज एक कार को हर साल अलाइनमेंट की जरूरत है, जिसके 4 पहिए हैं और आपके बॉडी के 2 पहिए हैं, यानी आपके पांव, उसका अलाइनमेंट नहीं आपने चेक किया कभी? देन उसको स्ट्राइक हुआ कि यार बात तो सही है, लेकिन तब हमारे पास टूल ही नहीं होते थे। जब मैं बात कर रहा हूँ 2014 की, हमारे पास टूल ही नहीं थे बॉडी अलाइनमेंट चेक करने से। कहीं ना कहीं आज आप देखो तो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो यंग जनरेशन के है, जो मिडिल एज के, और यंग और मिडिल में जो सॉल्व नहीं किए जाते वो ही ओल्ड जनरेशन के डीजनरेटिव प्रोसेस होते हैं। आपको एक बात सुन के सरप्राइज होगा, ऑस्टियो आर्थराइटिस जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, उसकी डेफिनेशन क्या है मेडिकली? इट इज अ डीजनरेटिव डिसीज। राइट। इसका मतलब डीजनरेशन का यह हुआ एज के साथ होता है डिफरेंस, चेंजेस, उसको बोलते हैं डीजनरेशन। किसकी उम्र नहीं होती है? सबकी उम्र होती है। सबको आर्थराइटिस होते हैं? नहीं होते हैं। सबको सर्जरी की जरूरत होती है? नहीं होते हैं। तो कैसे हुआ ऐसा? इट इज नॉट अ डीजनरेटिव डिसीज। वी कैन कंसीडर कि डीजनरेशन तो होने ही वाला है, लेकिन हमें ये सिम्टम्स है, हमें हमारी लाइफ में यह तकलीफ है बैठने उठने चलने में सोने में, तभी जाके हम उसके पेशेंट बनते हैं। सो यंग जनरेशन में, बच्चों में, यंग जनरेशन में, मिडिल एज में जो ध्यान नहीं रखा गया, पूरी पीढ़ी में, इंडिया की मैं बात करूं तो पूरी पीढ़ी में एक दायका चला गया और वो ही सबको अभी प्रॉब्लम होता है जी। अच्छा। सो बॉडी अलाइनमेंट इज अ की थिंग। आप मानोगे नहीं, लोगों को यह नहीं पता है हमें मैट्रेस कैसे यूज करनी है। शादी होती है ना, हाँ। शादी में जो मैट्रेस लेके आती है ना लेडीज, वही मैट्रेस 15 साल तक यूज होती है। इमोशनल अटैचमेंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड एक्चुअल थिंग इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि मान लो अगर हम कोई चेयर पे 10 साल बैठेंगे कि 5 साल बैठेंगे तो उसका रेक्सिन, उसका फॉर्म की डेंसिटी कम होने ही बिगड़ ही जाने वाली। सेम चीज हमारी मैट्रेस होती है। हमें यह नहीं पता है हमें पिलो कैसा लेना है सोने के दरमियान। आपको सरप्राइज लगेगा, अगर सीधा सोना है तो पिलो अलग होना चाहिए, अगर आपको साइड में सोना है तो पिलो अलग होना चाहिए। अच्छा। आपको फुटवेयर कैसे पहनने हैं, आपकी चेयर कैसी होनी चाहिए, तो ये सब जो कनेक्ट होता है, जो किनेसोलॉजी जो मैं यूएस में पढ़ा, इट इज अ साइंस ऑफ मोशन एंड हमारे मसल्स। हम कोई भी काम करेंगे हमारे मसल एक्टिव होते हैं। सो हम गलत तरीके से काम करेंगे हमारे गलत मसल एक्टिव हो गए। जब हमारे गलत मसल एक्टिव हो गए तो हमारे गलत जॉइंट के ऊपर ओवरलोड हो गया और वही ओवरलोड का कारण हमारे प्रॉब्लम है। तो मैं एक चीज इसमें जानना चाहूंगा, देखिए मैं एक दिन चल रहा था तो एक डॉक्टर हमारे करीब के मित्र थे, उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी यदि इस तरीके से आप चलते रहेंगे ना, राइट, तो आपको फ्यूचर में नी पेन हो सकता है। राइट। अब मैंने उनको कहा भैया मेरा तो इतना वेट भी नहीं है, तो मुझे कैसे नी पेन हो सकता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि स्वामी जी आपने जो चप्पल पहने हैं ना, वो चप्पल यदि इसी लिहाज से आप 5-10 साल पहनते रहेंगे ना, तो यही चप्पल की बदौलत आपको नी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि मेरी जहन में तो अक्सर यही सुना है मैंने
कि अक्सर ओबीज लोगों को और ओवरवेट लोगों को ही नी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें क्या कोई कनेक्शन है? हाँ, ये बहुत ही बेसिक और सब लोगों को जानने वाली चीज है, क्योंकि आप जो मानते हैं वो ऐसा लोगों को लगता है कि वजन कम होगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएंगे, मेरा अलाइनमेंट भले बिगड़ा हुआ है मुझे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप देखो, जब हम छोटे थे तो हमारे पास साइकिल हुआ करती थी, ओके। हम साइकिल का भी अलाइनमेंट करते थे। हम जब बड़े हुए तो गाड़ी यूज करते थे, तो गाड़ी में जैसे नॉर्मल कार होती है मारुति 800, हम उसका भी अलाइनमेंट करते हैं। जब हम आगे बढ़े तो क्रेटा जैसी एसयूवी गाड़ी आई, उसका भी अलाइनमेंट होता है, और ट्रक का भी अलाइनमेंट होता है। क्यों चारों चार की जरूरत है? क्योंकि इट डजंट हैव टू रिलेट विद द ओनली वेट, क्योंकि एसयूवी और हैवी ट्रक का वजन तो बहुत ज्यादा है, तो उसको भी अलाइनमेंट की जरूरत है और साइकिल को भी जरूरत है जी। क्योंकि अलाइनमेंट जरूरी होता है लाइन ऑफ वेट बेरिंग के लिए। अच्छा। सो आप समझो, जैसे आपका वजन कम है लेकिन आप जैसे चलोगे तो आपके चप्पल का अंदरूनी हिस्सा घिस जाता है, माने के आपकी लाइन ऑफ वेट बेरिंग गलत जा रही है। तो ये सभी प्रॉब्लम आने का कारण होता है आपकी लाइन ऑफ वेट बेरिंग। ओके। इट डजंट रिलेट विथ अ वेट ओनली, बट मेजर फैक्टर इज अ वेट। अच्छा। यानी कि प्रोबेबिलिटी। ओके। सो ओबेज लोगों को नी प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है अगर उनका अगर अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। ओके। जबकि यही चीज आपके केस में माना जाए कि आपकी वेट जो है कम है, तो आप में प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। प्रोबेबिलिटी कम। हाँ, सो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हाइट और वेट का रेशियो। अच्छा। हाँ, सो अगर मान लो आपकी हाइट और वेट का रेशियो बैलेंस है, जो अक्सर लोगों में नहीं होता है। जी। नहीं, आज हम आपके रिहैब केयर में आए थे ना, तो मेरी जहन में तो यही था कि मैं बहुत ही ठीक तरीके से चलता हूँ। राइट। जब आपने उस मशीन में चेक किया तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि मेरे बॉडी का, जब मैं चलता हूँ तो मेरे बॉडी का अक्सर वेट राइट साइड पर ज्यादा चला जाता था। सो यही चीज थी, जब मैं पढ़ के आया ना तो मैं सबको समझाता था। पीपल वुड से, पीपल वुड थिंक कि ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होगा, और ऐसा नहीं होता है। और दूसरा, उससे बड़ी बात, मुझे कोई और डॉक्टर ने क्यों नहीं बताया? अभी उसका जवाब तो मैं कैसे दे सकता हूँ, कोई और डॉक्टर ने आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं जो था, मेरा जो नॉलेज था वो बहुत स्पेसिफिक था। तो इसीलिए आप जब हमारे रिहैब सेंटर में आए, जो आज की तारीख का सबसे एडवांस इनोवेशन माना जाता है वो है एआई बेस्ड रिपोर्ट। ओके। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। उसमें प्रेशर सेंसिटिव प्लेट होती है, यानी जब भी आप वो मशीन के ऊपर खड़े रहोगे तो आपका वेट कैसे आपके पाँव में जा रहा है। सो मान लो अगर आप वो मशीन पे खड़े रहे तो आपको वो मशीन ने क्या दिखाया कि आपके टोस पे कितना वजन जा रहा है, आपके हील पे कितना वजन जा रहा है, आपके अंदरूनी हिस्से पे कितना वजन जा रहा है, आपके बाहर के हिस्से में कितना वजन जा रहा है, आपके राइट पाँव में कितना वजन जा रहा है, आपके लेफ्ट पाँव में कितना वजन जा रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी पहले नहीं हुआ करती थी। यह टेक्नोलॉजी से, जैसे मैंने आपको पूरा इंटरप्रेट करके दिखाया कि आपके राइट साइड के नी में पेन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, जो वो डॉक्टर ने भी आपको बताई थी। सो आपको तब पता चलेगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि आपको जो डॉक्टर ने बताया वही वो रिपोर्ट ने भी सेम बताया। मशीन को तो पता नहीं था क्या है, लेकिन उसने स्टैटिस्टिक एनालिसिस करके बताया। सो तभी आप बिलीव करोगे कि नहीं, बात सही है, रिपोर्ट भी वही बता रहा है। सो ऐसी ही चीज हम लोगों को पहुंचाना चाहते हैं कि अभी की तारीख में ऐसे रिपोर्ट होते हैं जिसके ऊपर आप खड़ा रह के चेक करोगे आपका अलाइनमेंट कैसा है, आपके पाँव का अलाइनमेंट कैसा है। उसके साथ होता है पोस्चर। ओके। सो कई बार क्या होता है, पोस्चर एक ऐसा शब्द है जो हमारे इंडिया में बहुत यूज ही नहीं हुआ है, लेकिन पोस्चर इज अ की थिंग। जैसे मान लो आपका हेड होता है, उसका वजन कितना होता है, एक फुटबॉल का जो बॉल होता है उसका उतना वजन आपका हेड का है, लेकिन वो खड़ा तो आपकी सर्वाइकल स्पाइन पे है। अगर ये स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है और हेड का वेट उसके ऊपर जाएगा, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस होगे ही होगे। अगर आप कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड पोजीशन में बैठोगे, आपको हंच आएगा ही आएगा, आपको काइफोटिक पोस्चर होगा ही होगा। अच्छा। सो पहले के टाइम में स्वामी जी कैसा होता था, डॉक्टर पेशेंट के पास इसीलिए जाते थे जब उसको प्रॉब्लम होते थे।
ओके। मेरा स्ट्रांगली बिलीफ है, जैसे यह इंफॉर्मेशन से हमें पेशेंट चाहिए ही नहीं, हमें लोगों को यह बताना है कि आपको पहले तो प्रॉब्लम होगे कि नहीं। ओके। आप अपना अलाइनमेंट चेक कीजिए, आप अपना पोस्चर चेक कीजिए, और फिर अगर प्रॉब्लम दिख रहे है तो आप कौन से नेसेसरी स्टेप लोगे। मान लो आपको फुट अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, जिसका सीधा कनेक्शन आपके कमर के स्पाइन के ऊपर है। आज आप बिलीव नहीं करोगे, L45 डिस्क में जितने लोगों को, L45 स्पाइन में जितने लोगों को डिस्क बाहर आ जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण है फ्लैट फिट। अच्छा। हाँ, लोग L45 का MRI करवाते हैं, लेकिन पांव का अलाइनमेंट चेक ही नहीं करते। तो आपने ट्रीटमेंट की क्या किया, सिम्टोमेटिक किया, सिम्टोमेटिक। आपने रूट कोज तो ठीक ही नहीं किया है। मान लो, मैं तो उल्टा एग्जांपल देता हूं, आज लोग सब स्केचर्स की, क्रॉक्स की बात करते हैं, वो बोलते हैं स्केचर्स के शूज अच्छे हैं। कैसे पता चला आपको? आप पहन के चले तो आपको कंफर्ट लगा ना, आप उल्टा सोचिए, आप वर्स से वर्स फुटवेयर ले लीजिए। अच्छा। 3 किलोमीटर चलिए, देखिए कहां कहां दर्द हुआ। अच्छा। पता चल गया ना, फुटवेयर की इंपैक्ट, गलत फुटवेयर की इंपैक्ट कहां कहां तक होती है। आपको एंकल पेन होगा, काफ पेन होगा, नी पेन होगा, बैक पेन होगा, मतलब के आपका जो पांव है, उसका जो एंकल है, उसका कनेक्शन आपका शोल्डर तक है। अच्छा। हम एक ही डायरेक्शन में ऐसे देखते थे, जबकि हमें वही चीज को उल्टा देखना है। जानना चाहूंगा, क्या गलत तरीके से चलने से गर्दन का दर्द हो सकता है? 100%। अच्छा। बिकॉज जब हम चलते हैं, पहले तो लोगों को वो भी नहीं पता है हमें चलना कैसे है। अच्छा। मुझे बताइए, एक स्कूल, एक डॉक्टर, एक इंस्टीट्यूट ऐसे बताए कैसे चलते हैं? आप संक्षेप में मुझे बता सकते हैं कैसे? हिल टू टो। ओके। सो ऑलवेज जब आप चलो तो आपको पहले हिल रखनी है, फिर टो रखना है। अच्छा। ओके। और आपके दोनों शोल्डर का जितना अंतर हो, उतने ही आपके दोनों पांव के बीच के अंतर होना चाहिए। अच्छा। समझो तो। और आपकी जो चलने की स्पीड होती है, वो एक स्पेसिफिक स्पीड ही होती है ऑलवेज। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि स्पीड से कोई ताल्लुक है? 100%। तो कितनी स्पीड होनी चाहिए? 100%। तो हम लोग कई लोगों को देखते हैं, वो बहुत स्पीड से चलते हैं, यानी उसको बोला जाता है ब्रिस्क वॉकिंग। मेरी भी ऐसी आदत है, जब हाँ। चलता हूँ तो बहुत ही रफ्तार से चलता हूँ। हाँ, तो जब आप रफ्तार से चलो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है वो मैटर करता है। अच्छा। मैं आपको बताऊं, एप्पल ने लास्ट ईयर अपना हेल्थ सॉफ्टवेयर में एक चीज को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो है आपकी स्टेप लेंथ। ओके। उसको बोलते हैं स्ट्राइड लेंथ। स्ट्राइड लेंथ, राइट। राइट। क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि एप्पल फॉल डिटेक्शन प्रिवेंट करना चाहता था। ओके। इमेजिन, उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग किया है। हाँ। अगर मैं आपको उल्टा एग्जांपल दूं, जिससे बहुत सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं, आपको पता ही होगा, जब भी कोई भी न्यूरोलॉजिकल ड्रग यानी प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन दी जाती है, तो उससे एक सीडेशन होता है। जब आप सीडेशन की इंपैक्ट में होगे ना, आपकी स्ट्राइड लेंथ चेंज हो जाएगी। ओके। तब आपको गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ओके। कॉमन एग्जांपल से बताओ, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जब भी वो अल्कोहल लेते हैं, उसका इंपैक्ट कहाँ होगा? उसके सीधे दिमाग में। यानी अल्कोहल का जब न्यूरोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, उसकी स्ट्राइड लेंथ चेंज हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं, जब वो दारू पीता है तो वो हिल डुल रहा है। वो जो हिलता डुलता है, वो एप्पल वो ही डिटेक्ट करना चाहता था कि जो हिलेगा डुलेगा चलने में, वो बंदे को सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है फॉल की, और जब वो फॉल होगा तो उसको हिप फ्रैक्चर होगा। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, जब आपके पास फोन हो, वो डिटेक्ट करेगा और वो आपको बता देगा कि आप गिरने वाले हो अभी। अच्छा। राइट नाउ वो अवेलेबल है। अच्छा। और वो गिरो नहीं, उसके लिए कौन से मसल की एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो भी उसके सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट किया। आईफोन में या ये आईफोन और आई वॉच दोनों में है। इट्स एन हेल्थ सॉफ्टवेयर की ये अपडेट थी। ओके। सो फोन के अंदर जो गाइडोस्कोप होते हैं, वो आपकी स्पीड को डिटेक्ट कर लेते हैं। सो स्पीड प्रॉब्लम नहीं है, कहने का मतलब है। डिस्टेंस आपके दोनों पांव का कितना है वो मैटर है। हाँ, स्ट्राइड लेंथ। और कंटिन्यूअस कितने हो आप वो उसमें। ओके। जैसे आप स्पीड से चल रहे हो, लेकिन कंटिन्यूअस वो होना चाहिए। अच्छा, देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके। लेकिन कई बार आप बहुत स्पीड में चलो, कई बार बहुत धीरे चलो, दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, तो स्पीड मस्ट बी कंसिस्टेंट। स्पीड मस्ट बी कंसिस्टेंट, नंबर 1। और दूसरी सबसे बड़ी बात,
लोगों को पाँव बाहर रख के चलने की आदत होती कभी है। कभार लोग चलते हैं तो सीधे पैर नहीं रखते, हाँ। एक पैर ऐसा होता है, एक पैर ऐसा होता अभी है। देखो वो हाँ। उसको कैसे पता चला कि ऐसे रखने हैं, क्योंकि उसको किसी ने सिखाया ही नहीं सिखाया। कैसे रखना है। हम्म, सो व्हेन द एनीवन इज अ किड, तो हम्म, उसको आप देखोगे तो हम छोटे थे तब एक एग्जांपल दिया जाता था, वो है पापा पगली। जी, यानी पहले आपको ऑलवेज हिल रखनी है। अगर बच्चा हाँ, अगर टोज रखेगा तो वो सिर के बल गिरेगा। जी, जी, वो ही मैं जो समझा रहा था, लाइन ऑफ ग्रेविटी। हम्म, अगर आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी आप तुरंत गिर जाओगे। हम्म, सो अगर आप ऐसे पांव रख के चलते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेन का एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म कुदरत ने सेट किया हुआ है, वो है लर्निंग एंड अनलर्निंग। ओके, हम कुछ भी लर्न कर सकते हैं, हम कुछ भी अनलर्न कर सकते हैं। हम्म, सो अगर आप गलत तरीके से चलते हैं, अगर आप नई चीज सीखोगे, सीधा वॉक करना, दोनों शोल्डर के जैसा ही आपका पाँव के बीच में अंतर होना चाहिए। पहले हिल रखो, फिर टो रखो, हिल ओके, रखो, टो फिर रखो, हाँ, हिल टू टो, हिल टू टो, हिल टू टो। जी, अगर आप ये लर्न करोगे, आप पुराना ऑटोमेटिक लर्न कर लोगे, जी, और फिर आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को उसमें स्टेबिलिटी लगेगी। जब आपको स्टेबिलिटी लगेगी तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज करोगे ही नहीं जिससे आपको डिस्कम्फर्ट होते हैं। अच्छा, हम्म, तो ये चीज है नहीं, बहुत ही मुझे नया चीज ये जानने मिली। व्हेन यू आर वॉकिंग पहले आपको हिल रखना है, फिर फिर टो toe रखना है। दूसरी चीज, आपकी स्पीड से भी ज्यादा आप कितने कंसिस्टेंट उस स्पीड पर हो, एग्जैक्टली, वो ज्यादा वो मैटर मैटर करता है। करता कभी कभार फुल स्पीड में, कभी कभार स्लो स्पीड में, दैट इज नॉट गुड फॉर दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो जिन लोगों को हाँ, आप बैक पेन होते होते हैं ना, जो ज्यादातर लेडीजों में पाए जाते हैं, देखो उसकी स्पीड ऑलवेज इरेग्युलर होती है। अच्छा, जब भी उनको काम करना होता है किचन में, तब वो बहुत फास्ट चलते हैं, अच्छा, और जब कुछ नहीं होता है तो धीरे धीरे चलते हैं। एंड दैट इज डैमेजिंग फॉर द बैक, अच्छा, बिकॉज आपका दोनों पाँव का जब डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, वो सीधा इंपैक्ट आएगा आपके L4-5 स्पाइन पे, और वो ही उसके आसपास के मसल के अंदर सूजन ला देगा। अच्छा, तो वो गलत है। वो गलत है। और देखिए, दूसरा प्रश्न मेरे दिमाग में ये है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यू हैव टू सिट वेरी स्ट्रेट, राइट, जैसे कि ऐसा बैठना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं आपको जैसे ठीक लगे वैसा बैठिए। राइट, कुछ लोग ऐसा कहते हैं नॉर्मल बैठिए। तो उसमें सही क्या है, मतलब ओके। व्हाट इज द प्रॉपर? क्योंकि हम जब छोटे से थे तो सुनाया गया था कि आप जितने स्ट्रेट बैठेंगे वो आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है। तो आई डोंट नो हाउ मच ट्रूथ एंड देखो, इन्फॉर्मेशन। मैं आपको इसका सही भी उत्तर दूंगा, और उसके लिए पहले आपसे माफी मांगूंगा क्योंकि आप ही गलत बैठे हो। अच्छा। आप क्योंकि सिखाइए हमें। हाँ, तो जब हाँ, एक के ऊपर, जैसे अभी आप बैठे हो, एक पाँव के ऊपर एक पाँव रख के, हाँ, यानी ये सबसे गलत पोजीशन मानी चलिए ऐसा जाती कर है। दिया। एग्जैक्टली क्यों, आपको समझाओ। जब आपने क्रॉस लेग सिटिंग किया तो आपका जो बटक का हिस्सा है, हम्म, जब आपका एक पाँव दूसरे पाँव के ऊपर गया, जैसे अभी आपने ये पाँव रखा था, तो आपके राइट के बटक पे ज्यादा वजन आ रहा है अच्छा, कंपेयर टू योर लेफ्ट। पूरा बॉडी वेट शिफ्टेड हो गया है ना। तो हमेशा माने एक पैर के ऊपर एक पैर रख के नहीं बैठना चाहिए। नहीं बैठना चाहिए। यू कैन सिट टेम्पररीली लाइक 5-10 मिनट, 5-10 मिनट, लेकिन ज्यादा नॉट। देर तक नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, हमने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हुए हैं। आजकल तो वो ट्रेंडिंग हो गया है, जब शादी होती है ना तो एक मेहंदी की सेरेमनी हो गई। पहले तो मेहंदी होती थी, अभी मेहंदी सेरेमनी होती है। तो 3-3, 4-4 घंटे जो जो जिसकी शादी होती है, वो दुल्हन ऐसे पाँव रख के बैठती है, क्योंकि आउटफिट ऐसे हो गए ना। अच्छा, हाँ, आज लेडीज में जो आउटफिट होते हैं ज्यादातर वो ऐसे डिजाइन हो गए कि जिसमें वो ऐसे नहीं बैठ सकते, वो ऐसे बैठते हैं। अच्छा, अभी ऐसे बैठने से कंटिन्यूअस वजन जो जा रहा है, उसके Not हिसाब good. से Okay. उसकी साइटिक नर्व इरिटेट हो जाती है, अच्छा, और उसीलिए यह प्रॉब्लम को बोला जाता है वॉलेट साइटिका। वॉलेट साइटिका। वॉलेट साइटिका, ओके, क्योंकि जैसे वॉलेट हम रखते हैं पीछे के हिस्से पे, तो वहां से साइटिक नर्व दब जाती है और पूरा साइटिक पेन होता है। अच्छा, सेम यही चीज एक पाँव के ऊपर आप एक पाँव रखोगे तो वहां पे पायरीफॉर्मिस नाम का मसल होता है, उसके ऊपर सूजन आ जाता है। इसीलिए यह, और उसमें साइटिक नस दब जाती है, इसीलिए यह प्रॉब्लम का नाम है पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम। ओके, वेरी कॉमन। ओके, हाँ, तो आपने जो सवाल पूछा था कैसे बैठना चाहिए, आइडियल कंसेप्ट इज 90-90-90। 1990 आपको मुझे समझाना होगा। हाँ, सो आपके सिर से लेके आपकी जो कमर की रीढ़ की हड्डी होती है L4-5, तब तक एंगल 90, ओके, और हिप से लेके नी 90, हिप से लेके नीज तक 90, ओके, और नी से लेके एंकल 90। ओके, राइट। सो अगर आप 90-90-90 में बैठोगे
तो आपको सबसे पहली चीज जो होने वाली है ना, मैं सबको बता रहा हूं, सबको होने वाली है, वो है डिस्कम्फर्ट। ओके। बिकॉज यू आर नेवर ट्रेन टू सिट लाइक दिस। ये कैसी चीज है, बच्चे को आप पहले दिन स्कूल में भेजो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चा एबीसीडी बोलने लगे, बच्चा को 1 to 10 आ जाए, जो टेक्निकली पॉसिबल है नहीं है। तो पहले एक सीखेगा, फिर 2 3, धीरे धीरे सीखता है ना। वैसे ही जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो पहले दिन नहीं आने वाला है। लीजिए, मैं ना तो आपके साथ ऐसे बैठूंगा, ना तो मैं ऐसे बैठूंगा, मैं ऐसे ही बैठ पाता हूं बिकॉज आई ट्रेन माई मसल, आई ट्रेन माई बॉडी। बिकॉज ये जो पोर्शन है, ये कोर मसल है, ये जितने आपके मजबूत हो गए इतना बैक पे लोड कम जाता है। अच्छा स्वामी जी, आपको सरप्राइज लगेगा, आज मैक्सिमम लेडीजों में 100 में से हमारे पास तो डेटा है 75% लेडीज आर सफरिंग फ्रॉम कहीं ना कहीं बैक पेन और नी पेन। ओके। उसका सबसे बड़ा कारण पता है? प्रेगनेंसी। अच्छा, प्रेगनेंसी की बदौलत। प्रेगनेंसी के पहले उसके कोर मसल मजबूत होते हैं। अगर आप यूएस की बात करो तो एंटीनेटल एक्सरसाइज, यानी बच्चे को लाने के लिए भी आपको मसल स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल। और उसके बाद होती है पोस्ट नटल एक्सरसाइज। मुझे बताओ, इंडिया में कौन सी लेडीज एंटीनेटल पोस्ट नटल करती है? लेस देन 1%। ओके। सबको बनना है करीना कपूर, लेकिन फॉलो अप कुछ इतना होता नहीं है। फिर बोलते हैं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी में क्यों ऐसा होता है, बट आप देखो वो टाइम कितना देते हैं अपने बॉडी के प्रति। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे सिजेरियन हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, कोर मसल आपके वीक हो गए, फिर पूरी लाइफ आपका लोड कहाँ जा रहा है? L4-5 पे। तो गादी तो बाहर आएगी ना, जी, जी। डिस्क तो बाहर निकलेगी ही निकलेगी। और जब आपका शादी से पहले वेट देखो, शादी के टाइम वेट देखो, तो होता है जैसे आपने बताया वैसा 47, और शादी के 3 साल के बाद वो हो जाता है उल्टा 74। अच्छा। जी। बिकॉज यहाँ पे तो कंसेप्ट है ना, बिफोर प्रेगनेंसी खिलाओ, चाहिए खाना, चाहिए खाना, यानी चाहिए बच्चे और मदर को 2000 कैलोरी, 2500 कैलोरी, और उसकी पूरी फैमिली खिलाती है 6000 कैलोरी। अच्छा। वो कैलोरी सब यहाँ जमा होती है, पूरा बम्बार्डमेंट पूरा बम्बार्डमेंट हो जाता है। सो कहने का मतलब है यही सब जो बेसिक कारण है, यानी आपको 90-90 ही बैठना है। शुरुआत में डिस्कम्फर्ट होगा, पहले 15 मिनट बैठिए, फिर 20 मिनट बैठिए, धीरे धीरे यू आर यूज्ड टू इट। और आज अगर मैं ऐसा बैठूं तो मुझे दर्द होता है। अच्छा। मैं यानी जो सबको कंफर्टेबल पोजीशन है वो मेरे लिए डिस्कम्फर्टेबल है। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा बताया। अब इसी में मेरा एक दूसरा प्रश्न है, जैसे हम इंडियन स्टाइल कहते हैं जिसको क्रॉस लेग्ड, हाँ, हम ऐसा बैठते हैं, हाँ, और एक स्टाइल है ऐसा बैठते हैं, हाँ। तो क्रॉस लेग्ड के कोई विशेष बेनिफिट्स या कोई नुकसान ऐसे है या? ये बहुत ही बड़ा, यानी मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है, और आपने जो बताया वो सब लोगों की बेसिक नीड है। आप समझो कि आप तो यूएस से बिलोंग करते हो, आपने कितने गोरे को क्रॉस लेग बैठ के खाना खाते देखा? बहुत कम, बहुत कम। कितने वाइट ब्लैक लोगों को इंडियन सिटिंग यूज करके देखा? और यही जो हमारे संप्रदाय, उनके सबके जब टेम्पल वहां पे बनते हैं तो वहां पे चेयर होती है, वहां पर नीचे बैठ के। सो भक्ति के लिए तो भगवान ने ऐसा बोला ही नहीं है कि आप क्रॉस लेग सिटिंग करो। आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं, नी जॉइंट का काम होता है हमें स्टेबिलिटी देना। स्टेबिलिटी देना, जैसे बीच का जॉइंट है, यानी अगर आप शोल्डर पकड़ो तो उसके सामने हिप है, अगर आप एल्बो पकड़ो तो उसके सामने नी है, और आप रिस्ट पकड़ो उसके सामने एंकल है। इंजीनियरिंग सेम है सबका। शोल्डर पूरा घूमता है, हिप पूरा घूमता है, एल्बो खाली ऐसे ही घूमता है, ठीक है, तो नी भी ऐसे ही घूमता है, एंकल पूरा घूमता है तो रिस्ट भी पूरा घूमता है। सिंपल, समझ में आ गया? अभी नी का जो कारण है वो है एक ही मूवमेंट करना, ऐसे, ठीक है। कितनी बार हम एल्बो ऐसे करके बैठते हैं पूरे लाइफ में? नहीं बैठते। तो एल्बो में कभी घिसा आता है? हम लोग जो जॉइंट का काम स्टेबिलिटी देना था उसको मोड़ मोड़ के बैठते हैं, उसको हम कर देते हैं मोबिलिटी का पर्पस, यानी फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। अच्छा, तो वो गलत है। यानी अगर आप ऐसे बैठोगे तो ये स्टेबिलिटी की जगह उसके जो आसपास के लिगामेंट है वो ढीले होने लगे। अच्छा, समझो, हाँ, लूज हो जाएंगे। जैसे नी जॉइंट, कोई भी जॉइंट को पकड़ के रखते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी कि लिगामेंट्स। तो जो लिगामेंट का काम था स्टेबिलिटी देना, यानी देखो एल्बो में कभी घिसारे होते नहीं,
नी में सबसे ज्यादा घिसारे होते हैं। अच्छा। इवन तो ये वेट बेरिंग जॉइंट है, लेकिन मेरा पर्सनली बहुत माना, इसके ऊपर तो बहुत आर्टिकल पब्लिश हो गए हैं कि क्रॉस लेग सिटिंग इज नॉट बेनिफिशियल। अगर किसी को बैठना है, मना नहीं है, लेकिन आप 5, 10, 15 मिनट उसका इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं कि वो ही आप आपकी बेसलाइन पोजीशन बना। तो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक आधे घंटे तक आप बैठ जाओ, लेकिन 2-3 घंटे क्रॉस लेग बैठना। हाँ, तो यही चीज जो है, यानी देखो ऐसी ही एक मिथ दूसरी होती है। मैं आपको बताऊं स्वामी जी, इंडिया में इंडियन टॉयलेट सालों से यूज होते हैं, ठीक है। इंडियन टॉयलेट में हम फुल स्क्वाटिंग में बैठते हैं, स्क्वाटिंग पोजीशन, फुल स्क्वाटिंग पोजीशन होती है, फुल स्क्वाटिंग। जब आप स्क्वाटिंग में से खड़े होते हो, आपके बॉडी का 7 टाइम वेट आपके नीज के ऊपर जाता है। अच्छा, जब खड़े होते हो, बिकॉज इट्स एन एंटी ग्रेविटी एक्शन। जैसे वो एप्पल वाला एग्जांपल लो, एप्पल को फेंका तो वो नीचे गया, तो अगर एप्पल को ऊपर लाना हो तो उसको 7 टाइम आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी एप्पल ऊपर आएगा। अच्छा। सो मान लो हम नीचे बैठे, हमारा वेट था 70 kg, और हम नीचे बैठे और खड़े हो रहे हैं, तो हमारा नी के ऊपर पूरा वजन जाएगा, वो होगा 70 into 7 is equal to 490, near to 500 kg divided by 2, 250 ईच। मान लो हम कितनी बार नीचे बैठे। आज इंडिया में लोग नी के दर्द से इसीलिए परेशान है, और यही कंसेप्ट अगर साइंटिफिक नहीं होता तो आज हमारी स्पिरिचुअलिटी, आज हमारा कल्चर, वेस्टर्न जो लोग है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों ये पोजीशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? वेस्टर्न टॉयलेट इज अ फार बेटर। जब हम ये चेयर पे बैठे, वी आर कंफर्टेबल, वी कैन गेट अप इजीली, हम इजीली उठ पा रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कभी कभार कि वेस्टर्न टॉयलेट हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए अच्छा नहीं, तो उसमें क्या? देखो ये बहुत ही, अगर ये ही सवाल सबसे ज्यादा उसके बाद में पूछा जाता है कि अगर आप ऐसे बैठोगे तभी आपके इंटेस्टाइन पे प्रेशर आएगा। आप इमेजिन करो कि इंटेस्टाइन वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट करता है। अगर फूड डाइजेशन और वेस्ट रिमूवल, इट्स एन ऑटो प्रोसेस। कैन यू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ? No. हम हमारे हाथ को ऐसे मूवमेंट करवा सकते हैं, जब चाहे तब उसको बंद कर सकते हैं, हम चालू कर सकते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में ऐसा ऑप्शन है कि आज मुझे फूड खाना है, लेकिन मुझे उसे डाइजेस्ट नहीं होने देना है। अच्छा, डू वी हैव अ प्रोसेस? बिकॉज इट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ बॉडी में दो चीजें होती है, एक ऑटोनोमस और एक वॉलंटरी। सो ये ऑटोनोमस सिस्टम है, लीवर को हम चालू बंद नहीं कर सकते हैं। और मान लो तो ये तो किसी ने इंटेस्टाइन बताया, तो इसका मतलब तो वो भी हुआ ना कि लीवर पे ऊपर भी ज्यादा प्रेशर गया है तो ब्लड और प्योरीफाई हो जाएगा। ये तो किसी ने कंसेप्ट। सो कहने का मतलब वो नहीं है, यानी इसका मतलब वो कि इंडिया में ही सबको प्रेशर आते हो गए, यूएस में के यूके में तो किसी को प्रेशर ही नहीं आते हो गए सुबह में। इट इज द बॉडी डिजाइन ऑटोमेटिकली। सो अगर आप बैठते हो, वो आपको साइकोलॉजिकली लग रहा है प्रेशर आते हैं, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मिनिमलिस्टिक यूज करो। अच्छा, आप उसको हैबिट मत बना लो। यानी खाने के बाद वज्रासन में बैठो, कोई मना नहीं है, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट बैठो। 1 घंटे बैठने से कोई ज्यादा फायदा होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि उल्टा आपके जॉइंट के लिगामेंट आप फ्लेक्सिबल बना दोगे। ओके, तो वो आपका ये कहना है कि क्रॉस लेग्ड हमें आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठना, और आधा घंटा दिन में 3-4 बार बैठो, दिन में 3 बार, लेकिन एक साथ 1-2-3 घंटे नहीं बैठना चाहिए। दूसरा, जब बैठ के खड़े हो तो हमारे में क्या होता है, जैसे हम लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी, वो पेन वाली बात थी, कि रोने वाली बात थी, कि कई चीजों को मिथ की तरह लिया गया है। यानी अगर आप नीचे बैठते हो और खड़ा होते हो, जब आपकी एज 30 है और आपने सपोर्ट लिया, तो बोलते हैं कि ये तो बूढ़ा हो गया है, समझो। अच्छा, हाँ, राइट। सो द सोसाइटी होती है ना, वो पेशेंट ऑटोमेटिक बना देती है, जबकि वो पेशेंट नहीं है, वो राइट कर रहा है, क्योंकि उस इट्स अ सिंपल साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। यस। अगर मैं मेरा 500 kg तो वजन जाने वाला था, 250 अगर मैं दोनों हाथ का यूज करता तो 500 डिवाइडेड बाय 4 हो जाता, तो 125 हो जाता। तो आपका कहना ये है, जब भी आप इंडियन टॉयलेट में बैठे, तो व्हेन यू स्टैंड अप, जब आप खड़े होते तो यू हैव टू टेक अ सपोर्ट। एग्जैक्टली, यू कैन सीधा खड़ा नहीं होना। नीचे क्रॉस लेग सिटिंग बैठो तो खड़ा होना, तो 2 हाथ का सपोर्ट लेके खड़ा हो जाओ, एक साथ तुरंत खड़ा नहीं हो जाए। क्योंकि देखो यही चीज अगर आप
30 पे नहीं करोगे तो 50 के 55 पे आपको दोनों हाथ यूज करने ही है। हाँ, लेकिन आप कोई मंकी को देखो, जब वो एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर जंप करता है, ही ऑलवेज यूज दोनों हाथ का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। अच्छा, हम्म, जितने भी एनिमल आप मेजरली देखोगे, सबके पास 4 चीज होती है, 4 से ज्यादा होती है, 4 से कम तो ह्यूमन ही है। अच्छा, देख लो। हम्म, तो ये कारण है। दूसरा, मेरी जहन में ये प्रश्न भी कब से है, क्योंकि कुछ कुछ डॉक्टर्स, कुछ कुछ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स इस विषय में अलग अलग अपना मशवरा देते हैं। तो कोई लोग ये कहते हैं कि खड़े रहकर पानी नहीं पीना चाहिए, राइट। कोई लोग ये कहते हैं कि खड़े रहकर पियो या बैठे बैठे पानी पियो, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो किनेशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से खड़े रहने के पानी पीना ठीक है या नहीं? टेक्निकली देखा जाए तो कोई रिलेशन ही नहीं है। अच्छा, ये क्या होता है, कुछ ना कुछ लोगों को ट्रेंड चाहिए। ओके, वो आपने लास्ट टाइम बताया था, टीआरपी के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हम्म, सो अगर आप बैठ के पानी पियोगे, आप खड़ा रह के पानी पियोगे, द प्रोसेस इज ऑटोनोमस थिंग जो ऑपरेट कर रही है। पानी पीना, वो अंदर जाना, वो ऑर्गन तक जाना, वो बैठोगे तब भी इतना जाएगा। नहीं, मैंने सुना था कि नी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसमें कितना? सिंपल सी बात है, आप खड़े रह के पानी पियोगे तो उल्टा ज्यादा खड़ा रहोगे, उतना घुटने पे वजन ज्यादा जाएगा। अच्छा, बैठ के पानी पियोगे, घुटने पे वजन 0 जाएगा। तो मैंने ऐसा सुना था कि खड़े रहकर पानी पीना अच्छा नहीं है, तो इसमें किनेशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कोई साइंटिफिकल कोई प्रूवन डेटा नहीं है कि खड़ा होने और बैठने का। हाँ, अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप बैठ के एक्टिविटी करोगे तो उससे आपके नी पे जॉइंट वजन कम जाएगा। सो किनेसियोलॉजी ऑलवेज 2 चीज सिखाती है, वेट बेरिंग जॉइंट एंड नॉन वेट बेरिंग जॉइंट। ओके, सो शोल्डर जो है ना, वो नॉन वेट बेरिंग है, यहाँ पे वजन कभी आता नहीं है। और आपकी स्पाइन, आपका सर्वाइकल, आपका एंकल, आपका नी वेट बेरिंग जॉइंट है। ओके, सो हमें ज्यादा से ज्यादा वेट बेरिंग जॉइंट को प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम उसमें ही आएंगे। आज आप शोल्डर रिप्लेसमेंट कितना सुनते हो, जॉइंट तो वही है, लेकिन आपका स्टेटिक जॉइंट बिगड़ जाता है, और वो इंडिया में ही ज्यादा है। आपको सरप्राइज लगेगा स्वामी, इंडिया के अंदर नी जॉइंट के दर्दी सबसे ज्यादा है। ओके, और यही चीज कंप्लीटली ऑपोजिट है यूएस में। यूएस में नी रिप्लेसमेंट बहुत ही कम है, वहां पे हिप जॉइंट के पेशेंट ज्यादा है। अच्छा, क्या कारण है इसका? कारण सिटिंग। वहां पे अभी इंडिया में लोग सिटिंग जॉब चालू किए, पहले वहां पे चेयर पे बैठे बैठे लोग बहुत काम करते थे, तो उसका वेट बेरिंग जॉइंट हिप होता है। अच्छा, तो हिप के अंदर डी जनरेशन आर्थराइटिस के चांस बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, इसीलिए यूएस में हिप रिप्लेसमेंट बहुत ही होते हैं कंपेयर टू इंडिया। और इंडिया में नी के प्रॉब्लम ज्यादा होने का कारण क्या? 3 चीज मेरा स्ट्रांगली हाँ। बिलीफ है। सबसे पहला जो है वो है अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, आज आपको पता ही है कि नी के इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि क्यों हो रहे हैं, उसके बारे में बात की जाए। अच्छा, सो मेरा अलग मानना है होने का अवेयरनेस नहीं है। फिर ट्रेंड के हिसाब से नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, और मेडिक्लेम के हिसाब से नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट के कारण यह है। अच्छा, सो ट्रेंड कैसा होता है, पड़ोसी ने करवाया, बगल वालों ने करवाया, तो मैं भी करवा देती हूँ। अच्छा, डॉक्टर के पास जाके ये डिमांड होती है। अब मैं आपको ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि रियल मेडिकल रिसर्च भी ये बताता है कि हिंदुस्तान में अमेरिका जैसे देशों के कंपैरिजन में नी रिप्लेसमेंट के सर्जरीज अक्सर ज्यादा होते हैं, और वो भी अक्सर अननेसेसरी भी होते हैं। राइट। ये मेडिकल रिसर्च, ये जो मैंने पढ़ा है वो है। तो आपके हिसाब से हिंदुस्तान में जितने भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो रहे हैं, उसमें से कितने बिन जरूरी होते हैं, अननेसेसरी होते हैं? स्वामी, जो आपने बताया वो बहुत ही सही चीज है। क्यों इंडिया में ज्यादा नी के प्रॉब्लम होते हैं कंपेयर टू यूएस? तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों में यह अवेयरनेस नहीं होती है कि बॉडी वेट और नी का कितना रिलेशन होता है। जितना आपका बॉडी वेट ज्यादा होता जाएगा, इतना नी का प्रॉब्लम आने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, हम यहाँ पे देखते हैं लोग 1-1 घंटे चलते हैं। सो जब आपको प्रॉब्लम, आपका वजन ज्यादा है और आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होते है और आप 1 घंटा चलोगे, तो आपके जो जॉइंट के बीच की जगह है वो प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपके कार के जंपर जो है, जितनी कार चलेगी उतनी ज्यादा बिगड़ेंगे। सो आप जब फॉरेन कंट्रीज में देखोगे तो लोग साइकिलिंग प्रीफर ज्यादा करते हैं।
क्योंकि जब आप साइकिलिंग करोगे तो आपका जॉइंट का पूरा मूवमेंट होता है और आपके क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग मसल का स्ट्रेंथनिंग होता है। जबकि आप वॉक करते हो तो आपका उल्टा उसके ऊपर लोड ज्यादा जाता है, वेट बेरिंग ज्यादा होते हैं, तो प्रॉब्लम ज्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके। तीसरी चीज है, हम प्रोट्रैक्टिव चीज जो होती है वो पहनने में शुरुआती टाइम में हमें कहीं ना कहीं साय फील होता है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि वो जो होता है ना कि हम नी कैप क्यों पहने। सो नी कैप ऐसा नहीं होता है कि आपको प्रॉब्लम हो तब पहननी है। जब आप क्रिकेट में देखते हो तो बहुत सारे लोग एल्बो सपोर्ट पहनते हैं, रिस्ट सपोर्ट पहनते हैं, टाइट टी शर्ट पहनते हैं, तो वो प्रॉब्लम ना होने के लिए होते हैं। ओके। सो अगर आपको साइकिलिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, तो अगर आप नी कैप पहनोगे तो उल्टा आपको फायदा रहने वाला है। ओके। लेकिन हम जब प्रॉब्लम होती है तब नी कैप पहनते हैं, प्रिवेंटिव नी कैप नहीं पहनते हैं। और उसके ऊपर की बात, हम नी कैप भी जब सिलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं मैंने तो इतने सालों में देखा है, जब हम बोलते हैं कमर का पट्टा पहनना है, नी कैप पहनती है, तो क्या हाँ सर के मेरे पास मैंने दादा की पड़ी है। तो मैं बोलता हूँ भाई, जो आपका पैंट है ना, जो आपका पायजामा है, वो भी दादा का ही पहन लो। नी कैप दादा की नहीं पहननी है, खुद की साइज की लेनी है। तो कहीं ना कहीं हम पैंट कपड़े की दादा के नहीं पहनते हैं, लेकिन नी कैप की बात आती है तो पूरे घर में एक चलती है। कमर का पट्टा खींच जाता है, स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है उसके अंदर, फिर भी सब पहन पहन के घूमते रहते हैं। सो यह सबसे बड़ा कारण है। साथ में होता है जो हमारा पांव का अलाइनमेंट है। मेरे हिसाब से पांव का जो अलाइनमेंट है वो नी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है। आप देखो, जब आप फॉरेन में जाते हो, यूएस में, दुबई में, यूके में, सब लोग शूज पहन के चलते हैं। तो शूज क्या करता है, वो आपका सॉक एब्सॉर्ब कर लेता है, शॉक्स को अब्सॉर्ब कर लेगा, तो रिबाउंड जो होता है वो कम हो जाता है। यही चीज पूरी आप इंडिया में उल्टा देखोगे, जैसे मैक्सिमम नी पेन लेडीज में होते हैं जो घर पे काम करते हैं, वो इधर वो बैर फुट यानी नंगे पांव काम करते हैं, वरना तो वो एकदम लाइक ऐसे फुटवेयर पहनते हैं जो फुटवेयर से उनको प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होने वाले हैं। क्योंकि फुटवेयर के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। सो एक ऐसा देश जहां पे हमारे लिए कपड़े के लिए, घड़ी के लिए, गहनों के लिए पैसा भी है, समय भी है, लेकिन फुटवेयर सिलेक्ट करने के लिए ना तो पैसे है ना तो समय है। सो गलत फुटवेयर पहनने से सबसे ज्यादा जो आपका जो लोड है वो आपके नी पे जाएगा, क्योंकि एंकल से सबसे नजदीक जॉइंट है वो है नी। ओके। सो गलत फुटवेयर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण है। अगर जो आज आपको मैंने फुटवेयर पहना है, जो जो एक आर्च के रिलेटेड फुटवेयर होते हैं, अगर यह फुटवेयर आप पहनोगे तो यह फुटवेयर आपका पूरी आर्च को करेक्ट कर देगा, यानी आपका जो अलाइनमेंट है वो ठीक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी आपको नी पेन होने की। ओके। सो फुटवेयर हम दो तरीके से सिलेक्ट करते हैं। एक होता है वो है फैशन, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको सिलेक्ट करना चाहिए पर्पस के हिसाब से। यानी जब आपको बाहर जाना है, शादी में जाना है, जो जो आप हार्डली कभी कभी करते हो, तब आपको फैशन वाले फुटवेयर सिलेक्ट करने हैं। जब आप घर पे खड़े रहते हो, जब आप वॉक करते हो, तब आप राइट फुटवेयर सिलेक्ट कीजिए जिसमें शॉक एब्सॉर्प्शन ज्यादा हो। सो कहने का मतलब है, और दूसरी बात जो हम घर घर में देखते हैं, हम जब अच्छे जूते लाते हैं, अच्छे फुटवेयर लाते हैं, वो हम घर की अलमारी में रख देते हैं। मैंने बहुत लोगों को पूछा ऐसा क्यों, तो कि तो बाहर जाएंगे ना तब पहनेंगे। अच्छा। जबकि पूरा दिन घर पे खड़ा रहना है, तब हम एकदम लो क्वालिटी फुटवेयर पहनते हैं। जब हम बाहर कभी कभी जाते हैं तब हम अच्छे फुटवेयर पहनते हैं जी। जबकि होना एग्जैक्ट उल्टा चाहिए। अच्छे फुटवेयर आप घर पे पहनो, और फैशन वाले जो फुटवेयर वो कभी कभी पहनते हो वो कोई भी चलेगा। अच्छा, तो ये कारण घुटने में बहुत सारे जो आर्थराइटिस आप बोल रहे हो, उसका जो रूट कोज माना जाता है वो है एक्सरसाइज के प्रति अवेयरनेस नहीं है, रॉन्ग पोस्चर, बॉडी वेट और रॉन्ग लाइफस्टाइल। दिस आर द रीजन। अब मुझे आप ये बताइए कि आज की युवा पीढ़ी में भी आप देखेंगे तो ज़्यादा सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम्स होते हैं। अब उम्र से पहले, जैसे कि मैं मेरी खुद की बात करूँ तो जब मैं फ़ोन में पढ़ता हूँ तो मुझे भी ये जानकारी नहीं रहती कि जब फ़ोन में पढ़ता हूँ तो ऐसे गर्दन हो जाती है। क्योंकि अक्सर जब आप पढ़ेंगे तो फ़ोन को ऐसे तो नहीं रखेंगे, राइट, आप अक्सर ऐसे ही रखेंगे।
तो अब चलिए, मुझे तो मालूम है, लेकिन फिर भी ये गलती हो जाती है। राइट। तो मेरा ये जानना, मैं ये इस विषय में थोड़ा जानना चाहूंगा कि आज युवा पीढ़ी में ऐसे प्रॉब्लम्स ज्यादा, दे आर ड्रेस्टिकली इंक्रीजिंग डे बाय डे। राइट। तो इसका कारण क्या हो सकता है? ये बहुत ही जरूरी है लोगों के लिए समझना, क्योंकि आज की तारीख में स्वामी, आप एक्सरे रिपोर्ट में देखोगे ना, तो उसमें लिखा होता है अर्ली आर्थराइटिस। ओके। आर्थराइटिस टर्म तो सालों से चलता था, लेकिन अर्ली आर्थराइटिस लास्ट 5-10 ईयर्स में ही देखा गया। ओके। यानी कि किसी की उम्र 55 होती है और उसका घुटना 55 का हो जाए, इन मेडिकल दिस इज कंसिडर टू बी अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि 55 की एज, 55 का घुटना। लेकिन मान लो आज आपकी 40 की एज में 55 का घुटना हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड अर्ली आर्थराइटिस, यानी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस आज अर्ली आ गए। इसका कारण क्या है? कारण क्या है? हमारी लाइफस्टाइल। अगर आप देखो तो आज हम, हमारे पूरे जो टाइम होता है दिनचर्या का, उसका 70 से 80% टाइम हम फॉरवर्ड फ्लेक्शन में बिताते हैं, ऐसे देखिए। सो जब भी स्पाइन फॉरवर्ड फ्लेक्शन में जाएगी, तब उसकी जो डिस्क होती है उसके ऊपर उसका 5 to 7 टाइम वेट आता है। अच्छा, जो मैंने घुटने में भी समझाया, वही चीज स्पाइन फॉलो करती है। सो मान लो आप मोबाइल के अंदर, रीडिंग के अंदर, कार ड्राइव करने के अंदर, सब में फॉरवर्ड फ्लेक्शन में होते हैं। ओके। पहले के जमाने में हम होते थे तो हम ऐसी एक एक्टिविटी करते थे, और जो बैक में भी होती है, जो भुजंगासन करके फेमस है। सो अगर आप खुद अभी करके देख सकते हो, आप ऊपर करके देखो और आप देखो, आपको रिलैक्सेशन फील होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने आपकी स्पाइन पे जो लोड जा रहा था उसको ऑफलोड कर दिया। सो देयर इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड अ लोडिंग मैकेनिज्म, एंड देयर इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड ऑफलोडिंग मैकेनिज्म। सो आज की युवा पीढ़ी को लोडिंग आता है, ऑफलोडिंग आता ही नहीं है। सो पूरे दिन के दरमियान, और बाकी कुछ रहता है तो रात को 2-2 घंटे 2-2 पिलो लेके वो नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजोन देखते हैं। तो हुआ क्या? कंप्लीटली उसका उल्टा कर रहे हैं। तो मैक्सिमम C5-6 स्पाइन के ऊपर लोडिंग बढ़ रहे हैं, और उसी का कारण है कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस, माइग्रेन के प्रॉब्लम आने लगे। अच्छा, माइग्रेन का एक कारण ये भी हो सकता है। माइग्रेन इज वन होता है जो हमारे हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से होता है, लेकिन एक जो सरदर्द का कारण है उसको बोला जाता है सर्वाइकोजेनिक हेडेक। सर्वाइकोजेनिक हेडेक, यानी आपका सर्वाइकल स्पाइन का अलाइनमेंट गलत है, तो उसके आसपास के जो नर्व्स होती है उसके ऊपर प्रेशर आता है, और उसके हिसाब से वो रेडिएटिंग पेन होता है, वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है। और मैं आपको डेटा बताऊं, मैक्सिमम लोग सर्वाइकोजेनिक हेडेक से ज्यादा परेशान है कंपेयर टू माइग्रेन। अच्छा, सिम्टम्स दोनों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सो मेरा ऐसा मानना है कि आज की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा काम करना चाहिए आपके पोस्चर के ऊपर, और हर रोज कुछ ना करके आपको खाली रात को 10 मिनट ऐसे उल्टा सो जाना है, और सिर को खाली ऐसे रखे। पहले पुराने जमाने में हम टीवी देखते थे ऐसे करके, यानी ऊपर होता था ना, तो एक्सटेंशन में हम टीवी देखते थे। अगर आप ऐसा करोगे ना 10 मिनट, तो भी आपका आधा काम हो गया। अच्छा, तो मैं यही जानना चाहता था। देखिए, मैं खुद हर दिन मोबाइल में 5-6 घंटे पढ़ता हूँ, तो अक्सर ऐसी ही गर्दन हो जाती है। तो इसको मैंने, इसका तो कोई उपाय, अब मैं ऐसे मोबाइल करके तो रखूं, मैंने, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो इसका उपाय आपने यही बताया कि ऐसे गर्दन करके। हाँ। सो हर एक, जैसे किसी में प्रोटीन कम है मान लो, तो उसके मसल लीन हुए, तो आप जिम में क्यों जाते हो और प्रोटीन क्यों लेते हो? क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट करने के बाद एक्सरसाइज जरूरी है, तभी आपका मसल बिल्ड होगा। सो मान लो आपके सर्वाइकल, आपका जो कोर मसल वीक है, तो अगर मोबाइल, दो चीज हो सकती है, मोबाइल बंद कर दो, जो होगा नहीं, तो आपको दूसरा ऑप्शन सोचना है, मसल स्ट्रेंथनिंग कर लो, लाइफस्टाइल में सुधार कर लो। यह करने से ऑटोमेटिक आपका जो एंड्योरेंस है वो एक्टिविटी का, वो बढ़ जाएंगे। आपको एक सरप्राइज दूं, पहले के जमाने में जो मोबाइल आते थे ना, वो मोबाइल अभी के टाइम के मोबाइल से बहुत ज्यादा वेट वाले होते थे। लेकिन पहले इतने दर्द नहीं थे, क्योंकि पहले मोबाइल का उपयोग लिमिटेड हुआ करता था। आज तो फोन करो, बंद करो, टेक्स्ट मैसेज किया, हो गया।
आज की तारीख में जैसे मैं एप्पल की बात करूं, उसका जो हाई एंड मॉडल था, ये एप्पल के पास रिसर्च था ही पहले, आज से 2-3 साल पहले जो एप्पल के फोन जो जो 14 प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स आते थे, वो हैवी होते थे बहुत। ओके। अगर हैवी मोबाइल को आप कंटिन्यूअस ऐसे रख के काम करोगे, आपके ये जो ट्रैप मसल है वो वीक हो जाएंगे, और यह वीक होने से आपको सबसे ज्यादा ये पकड़ने में दिक्कत होने वाली। ओके। सो वो कंपनी तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता चल गया, तो इसीलिए वो क्या फोकस कर रहे हैं अभी, लाइट वेट। 15 प्रो मैक्स के 16 प्रो मैक्स, बट लाइट वेट। लाइट वेट क्यों? क्योंकि तभी यूजर इंटरफेरेंस अच्छा होगा, तभी यूजर उसको यूज कर पाएगा। जी। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर हैवी मोबाइल आप कंटिन्यूस ऐसे यूज करोगे, आप इधर मोबाइल छोड़ दोगे वरना कंपनी बदल दोगे। अच्छा। क्योंकि आपके मसल वीक हो जाएंगे। सो कहने का मतलब है, अगर मुझे अहमदाबाद से राजकोट जाना है तो डिस्टेंस तो है ही। सो ऐसा नहीं है मुझे राजकोट नहीं जाना है, मुझे अहमदाबाद से दिल्ली जाना है तो डिस्टेंस तो है ही, हम जाते ही है। लेकिन हम क्या सिलेक्ट करते हैं कि बीच में ब्रेक लेते हैं, होल्ट बोलते हैं जिसको। ओके। सो अगर आप कोई एक्टिविटी लंबी करनी है तो आप टाइम पे ब्रेक लिया कीजिए। ओके। मान लो 15-20 मिनट यूज करते हो, फिर थोड़ा 2-5 मिनट रख के ऐसे नॉर्मल मूवमेंट कर ली, ऐसे कर लिया, हाथ की थोड़ी मूवमेंट करके वापस करो। अच्छा। सो आपको एक सिंपल लॉजिक से समझाओ, लेडीज जो होती है वो घर में कपड़े धोती है। सो मान लो हर रोज ऐसे कपड़े धोने से टेक्निकली तो बाइसेप बन जाना चाहिए। जी हाँ। अगर यही मूवमेंट करते हर रोज तो बाइसेप बनना चाहिए ना। उल्टा उनको तो शोल्डर दर्द होता है। ऐसा क्यों हो गया? अगर यही चीज को मैं उल्टा कर देता हूँ, यही मूवमेंट में मैं यहाँ पे 1 kg 2 kg का डंबल्स ले लेता हूँ, मैं बहुत सारी बार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हर रोज 10 बार ऐसे करूंगा फॉर 3 मंथ, मेरे बाइसेप बन जाएगा। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कंटिन्यूअस रिपीटेशन इन अ सिंगल मूवमेंट विल गिव यू अ फटीग। एक ही मूवमेंट बारी बारी करने से वो मसल फटीक हो जाएंगे, और फटीक मसल में अगेन मूवमेंट करने से वो स्पाज्म में चले जाएंगे। सेम चीज सर्वाइकल में होती है, सेम चीज लंबर में होती है, सेम चीज नी में होती है। सो आपको यूज नहीं करना ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको फटीग लेवल तक नहीं ले जाना। So you don't need to use that consistently. You have to take a break in between. Okay. अच्छा, वो उपाय। अब मेरे 1-2 आखिरी प्रश्न बचे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि कभी कभार जब हम सोते हैं, तो मैं जब अक्सर सोता हूँ तो लेफ्ट करवट लेके सोता हूँ। आप मुझे कहेंगे आप सीधे सो जाइए, मुझे नींद ही नहीं आएगी। आप मुझे कहेंगे राइट साइड पर आप सो जाइए, मुझे नींद ही नहीं आएगी। तो अक्सर जब मैं सोता हूँ 5-6 घंटे रात को, तो 3/4 ऑफ द टाइम, यानी कि 3-4 घंटे मोस्ट ऑफ द टाइम स्लीपिंग ऑन माई लेफ्ट साइड। तो ऐसी कोई किनेशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कोई ऐसे ट्रू कि आपको सीधा सोना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो ऐसा कोई सो ये बहुत कॉमन सेंस और बहुत सब लोगों के लिए जानना जरूरी सवाल है। क्योंकि आप समझो, आपने एक सवाल पूछा था पानी का कोई रिलेशन है, तब मैंने बताया पानी का इतना रिलेशन नहीं है, लेकिन सोने का रिलेशन बहुत ज्यादा है। जी हाँ। क्योंकि एक तो पहले आप ये 7-8 घंटे करते हो ये पोजीशन, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो जब, तो आपके हार्ट को जब पूरे रात को ब्लड को पंप करना है तो उसको कम एफर्ट करनी पड़ेगी। ओके। सो मेरा ऐसा मानना है, स्पिरिचुअलिटी तो आप ज्यादा जानते हो, हम हमारा जीवन है ना वो ब्रीथ के साथ लेके आए कि मेरी लाइफ के अंदर मुझे मान लो 50 लाख सांस लेनी है, वो मैं कितने टाइम में खत्म करता हूँ इसके ऊपर मेरा जीवन निर्मित है। अगर किसी ने वो काम 50 साल में कर दिया, वो 50 साल में मर जाएगा। किसी ने वो काम 100 साल में किया, वो 100 साल जिएगा। ब्रीथ के ऊपर निर्भर है। यानी इसीलिए हमें बोला जाता है लंबी ब्रीथ लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप लंबी ब्रीथ लेते हो तो ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचता है बॉडी में कम एफर्ट से। सो जब आप लेफ्ट साइड करवट लेते सोते हो, वो सबसे अच्छी पोजीशन है, क्योंकि उसमें कार्डियाक को बहुत कम काम करना पड़ता है। मिनिमलिस्टिक जॉब, मैक्सिमम आउटपुट। सो हमें हमारी मशीनरी कैसी रखनी चाहिए, मिनिमलिस्टिक लोड, मैक्सिमम आउटपुट। तो आपके हिसाब से हार्ट के लिए स्लीपिंग ऑन द लेफ्ट साइड इज कंसिडर्ड द मोस्ट बेनिफिशियल पोजीशन फॉर बोथ योर ऑर्गन्स, फॉर योर हार्ट, फॉर योर ब्रेन। राइट साइड इज लेस वर्स्ट पोजीशन।
ओके। सो ऐसा माना जाता है निरोगी लेफ्ट साइड। ओके। सो जो रोगी होता है, रोगी होता है वो राइट साइड, ओके। जो योगी होता है वो सीधा, ओके। और जो भोगी होता है वो उल्टा। अच्छा। जी जी। सो वर्स्ट पोजीशन इज उल्टा पोजीशन। उल्टा पोजीशन। आपके पेट के बल सोना है, क्योंकि आप समझो आप पेट के बल सोओगे, आपके सब ऑर्गन के लोड 3x हो गया है। जी। हार्ट के ऊपर, स्टमक के ऊपर, लिवर के ऊपर, उसको एंटी ग्रेविटी पोजीशन में काम करना पड़ेगा पूरी रात। सो लेफ्ट इज वेरी गुड आइडियल पोजीशन, देन राइट the best is also the straight position, ओके। and the worst is wrong, और maximum लोग worst में ही सोते हैं। हाँ, उल्टा सोना वो दैट इज द वर्स्ट That's the worst position. अब पिलो के विषय में आपका क्या मानना है? माने सभी लोगों के लिए अलग अलग होता है, जैसे कुछ लोग थिन पिलो रेकमेंड करते हैं, कुछ लोग ज्यादा थिक पिलो रेकमेंड करते हैं, तो आपके हिसाब से सही पिलो कौन सा है? हाँ, सो अगर इसको काइनेसोलॉजी की तरफ से समझा जाए तो आप एक सिंपल, जो मैंने आगे भी समझा है, वो है स्पाइन का लोडिंग और ऑफलोडिंग। ओके। सिर्फ पिलो को हमें यूज करना है कि व्हाट पर्पस वी वांट ड्यूरिंग द नाइट। ओके। अगर आप स्वामी जी देखो तो हमने पूरी टाइम दिन में फॉरवर्ड फ्लेक्शन किया है, यानी हमने क्या किया हुआ है, लोड दिया हुआ है। लोड दिया हुआ है। सो हमें रात को क्या करना चाहिए, लोड देना चाहिए कि ऑफलोड करना चाहिए? Offload करना ऑफलोड करना चाहिए। सो हमारा पिलो इसीलिए थीन होना चाहिए कि नॉर्मली अगर सीधा सोना है तो अगर आप ऐसे सोओगे, इतना बड़ा पिलो रखोगे तो फिर से आपने लोड दे दिया। अच्छा। जितना पिलो मोटा है और आपको सीधा सोना है, देन इट यू आर लोडिंग योर स्पाइन। ओके। राइट। उल्टा सोओगे तो आप कुछ भी करने वाले हो तो वो वर्स्ट ही है। ओके। अभी मैं बात करता हूं साइड लाइन की, तो ज्यादातर हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, सीधा और साइड लाइन। अगर मैं साइड लाइन में सोता हूं और मेरा पिलो थिन है तो मेरी नेक कैसे रहेगी, पूरी रात ऐसे रहेगी, तो सुबह उठते हम बोलते हैं मुझे रक्तक हो गई, मेरी नस के ऊपर सूजन आ गया बिकॉज ऑफ द स्लीपिंग पोजीशन। मैं जब छोटा था मुझे 50 बार हो गए, मुझे कभी लॉजिक पता नहीं चला था। जब मैं ये पढ़ने गया, पूरा पढ़ा, फिर पता चला कि साला प्रॉब्लम तो पिलो ही था, क्योंकि मैं एक ही पिलो मेरी पोजीशन के हिसाब से सेट नहीं करता था, मैं मेरे हिसाब से सो जाता था। तो मुझे सीधा सोना है, मुझे पता है मैं सीधा सोता हूँ, जैसे आपने बताया कि आपको पता है आप लेफ्ट साइड सोते हो, सो आपका पिलो थोड़ा मोटा होना चाहिए। ओके। और मुझे पता है मैं सीधा सोता हूँ तो मेरा पिलो थोड़ा थिन होना चाहिए। ओके। सो दैट विल कीप योर स्पाइन इन आइडियल कर्वेचर। सी, स्पाइन का भी एक आइडियल कर्वेचर है, वो ऊपर से सी होता है, नीचे से एस होता है जी। जितना आप आइडियल कर्वेचर को मेंटेन करोगे उतना ही आपको स्पाइन, आपको ब्रेन, आपको कमर के दर्द होने की प्रोबेबिलिटीज कम हो जाती है। अच्छा, तो ये लॉजिक है। अब मेरा आखिरी प्रश्न आपके प्रति तो देखिए, आर्थराइटिस के विषय में हमने बहुत सुना है, तो आई वुड लाइक टू नो कि खट्टापन, जिसको हम इंग्लिश में सॉरनेस कहते हैं, अम्लता और आर्थराइटिस को कोई ताल्लुक है? इज सॉरनेस इन एनी वेज रिलेटेड टू आर्थराइटिस? के जैसे लोग कहते हैं कि आप जितना खट्टा खाओगे, जितना सॉर रिलेटेड टेस्ट आप लेंगे, जैसे कि लेमन आप लेंगे, तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर नीज और फॉर योर आर्थराइटिस। तो इसमें आपके पर्सपेक्टिव से क्या खट्टापन, अम्लता, क्योंकि अम्लता आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट विटामिन सी, तो इज दैट गुड फॉर योर नीज और इज दैट बैड फॉर योर नीज? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसीलिए है क्योंकि आप को पता ही होगा, सालों से लोगों ने टोमेटो यानी कि टमाटर नहीं खाए, लेमन का टेस्ट नहीं किया हुआ है, दाल नहीं पी हुई है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। अभी मैं आपको साइंटिफिक बताऊं, वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक इन न्यूयॉर्क, नेम एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस। एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, जी। और उसके ऑथर खुद फिजिशियन डॉक्टर है। ओके। उन्होंने ये बुक लिखा था पर्टिकुलरली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। ओके। और स्वामी जी, जिसके पीछे आइटिस होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लोमेशन, यानी आपकी बॉडी में इन्फ्लोमेशन है। सो जब भी आपको इन्फ्लोमेशन हो तो आपको ट्रीटमेंट के लिए एंटी इन्फ्लोमेटरी चाहिए। बिल्कुल। So ascorbic acid, vitamin C is a generic name, but the main thing is a ascorbic acid. Ascorbic acid is a best anti-inflammatory thing. Okay.
मैं आपको बैट लगा सकता हूं, आज कोई भी लोग जो परेशान हो वो गूगल में जाके, क्योंकि आज तो डॉक्टर के से ज्यादा गूगल पे भरोसा है, हम्म। गूगल में जाके सर्च करे रूमेटोड आर्थराइटिस एंड पाइनएप्पल जूस, ओके। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस एंड पाइनएप्पल जूस, आर्थराइटिस एंड पाइनएप्पल जूस, और देखो क्या आएगा, पाइनएप्पल जूस हैज अ ब्रोमेलिन, ओके। एंड ब्रोमेलिन इज अ बेस्ड एंटी इंफ्लेमेटरी, वो रिसर्च पब्लिश हो गए, ओके। यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है। हम्म। सेम थिंग उन्होंने बुक में लिखी थी कि अगर आपको जब संधिवा है, रूमेटोड आर्थराइटिस है, तब आपको लेना है विटामिन सी। ओके। इसका दूसरा कनेक्शन में बताऊं, कोविड में सबने लिम्सी 500 विटामिन सी ली, जी। वो क्या था, एक टाइप का इन्फ्लेमेशन, जी हाँ। तो आप तब लिम्सी ले रहे हो और घुटने के दर्द में आप लिम्सी नहीं ले रहे हम्म। हो। और विटामिन सी उन्होंने तो रेकमेंड किया हुआ है, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, आपको सरप्राइज लगेगा, 25 ग्राम, ओके। जबकि लिम्सी 500 में होता है 500 मिलीग्राम। ओके। मैं मेरे कितने सारे पेशेंट को एक साथ 20 लिम्सी को पानी में डाल के पिलाता हूं, अच्छा। कुछ नहीं होगा। हम्म। ये मैं नहीं, वो फिजिशियन डॉक्टर ने प्रूव, और उसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है, बिकॉज विटामिन सी इज एन एंटी इंफ्लेमेटरी थिंग। जब भी आप लोगे तो ब्लड के अंदर से जो इन्फ्लेमेशन है वो सीधा कम होने वाला है, जैसे ही कम होगा आपको तुरंत इंप्रूवमेंट लगने वाला है, जो जकड़न हो गई थी वो जकड़न कम हो जाने वाली है। अच्छा। और जैसे ही आपने विटामिन सी लिया, क्योंकि विटामिन सी का लोग बोलते हैं साइड इफेक्ट क्या होती है, विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, राइट। अगर आपने एक्सेस ले लिया किडनी उसको निकाल देगी। जी। दूसरा होगा तो डायरिया होगा। आप इमेजिन करो, जो ट्रीटमेंट थी वही ट्रीटमेंट लोगों ने नहीं लिए, बाकी स्टीरॉइड से लेके सब HCQ 500 सब ले लिया होता है। बिल्कुल सही बताया। कहने का मतलब है, अगर खट्टा खाने से अगर आर्थराइटिस होते हैं, ऐसा लोग मानते हैं, तो आपने खट्टा कितने टाइम से बंद किया हुआ है, किसी ने 2 महीने से, किसी ने 2 साल से, किसी ने 20 साल से। ओके। अगर जो कारण था वो कारण अगर आपने अवॉइड कर दिया, प्रीडिस्पोजेबल फैक्टर जो बोलते हैं, अगर वो नहीं है, तो ऑटोमेटिक आर्थराइटिस कम होने चाहिए ना, वो तो हो ही नहीं रहा है। जी। उसका मतलब है उससे होता ही नहीं है, तो आप वो खा सकते हो, किसी की बॉडी में एलर्जी के हिसाब से उसको कंफर्टेबल नहीं है तो उसको खाली अवॉइड करना है। अच्छा, तो आपके लेकिन हिसाब जेनेरिक ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आपके हिसाब से अम्लता, खट्टापन या सोरनेस को आर्थराइटिस से कोई ताल्लुक नहीं? मुझे कोई भी डॉक्टर की एक बुक दिखा दीजिए कि जिसमें लिखा हो खट्टा खाने से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, कोई भी डॉक्टर की बुक, मेडिकल साइंस जो सिखाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिकल साइंस, कहीं पे ऐसा लिखा है कि खट्टा खाने से आर्थराइटिस होता है? कोई भी डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एलोपैथी, ओके। के दिखा दीजिए कि उसमें लिखा हो। और सच बताओ, फूड वो मेडिकल में छोटा सा चैप्टर है खाली, अच्छा। जबकि मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होते हैं वो हमारे फूड से ही है, हमारे लाइफस्टाइल से ही है, जो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में कनेक्ट ही नहीं होते। सो फूड से होना वो जरूरी नहीं है। यानी कई लोग ऐसा मानते हैं हम मीठा खाएंगे तो हमें डायबिटीज हो जाएगी। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज होता है तब आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट विल इंक्रीज योर शुगर लेवल इन योर ब्लड। लेकिन मीठा खाने से डायबिटीज नहीं बढ़ती है, मीठा खाने से कैलोरी इंटेक से ओबेसिटी बढ़ती है, और ओबेसिटी से डायबिटीज बढ़ती है। जी। सो कहीं ना कहीं ये जो मिथ दिखा है, मैं तो सबको बोलना चाहता हूँ कि आप पाइनएप्पल जूस का ट्राई कर लीजिए, और ट्राई एक दिन एक ग्लास नहीं करना है, आपको 10 दिन आपके ऊपर भरोसा रख के आपको, मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ, गूगल पे देख के करना है, 10 दिन का प्रैक्टिकल करना है, भूखे पेट पाइनएप्पल का जूस पीजिए। अभी ही रिसेंटली एक पेशेंट को आर्थराइटिस में मैंने पाइनएप्पल का जूस पिलाया, वो 7 दिन के बाद आई, इतनी हैप्पी हो गई कि मैंने पाइनएप्पल का जूस पिया जो मैंने 15 साल से नहीं पिया। अच्छा। हाँ। क्योंकि हमें जो सच नॉलेज है वो लोगों तक ले जाना है। ये कोई मैंने रिसर्च नहीं किया है, मैं तो ये जो चीज लोग उससे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी उसको मैं पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसी ही चीज होती है सर्जरिया। ओके। सबको ऐसा लगता है कि नी रिप्लेसमेंट तो 50 55 के 60 के बाद करना ही पड़ेगा, घुटना घिस गया है। सब नी जॉइंट में सर्जरी नहीं होती है, कोई डॉक्टर की बुक में ऐसा नहीं है एवरी नी नीड अ रिप्लेसमेंट। दिखा दीजिए कौन सी बुक में ऐसा लिखा है हर एक नी को रिप्लेसमेंट की जरूरत है।
रिप्लेसमेंट की जरूरत उनकी लाइफस्टाइल में क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर निर्भर करता है। मान लो अगर आप बैठ के यानी बैठे हुए हो और खड़े होके 10 कदम नहीं चल पाते हो, इतना आपका घुटना दर्द कर रहा है। मान लो आप सो रहे हो और आपका घुटना की मूवमेंट होती है और आपका घुटना दर्द हो रहा है, दोनों घुटने जब एक दूसरे को टच हो रहा है आपके सीवियर पेन हो रहा है जी, हाँ। और बाहर से कोई ट्रीटमेंट असर नहीं कर रही है, तभी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। अच्छा। एवरी नी डजंट नीड अ रिप्लेसमेंट। हम्म, सो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है हम वो लोगों को नॉन सर्जिकल मेथड में पहला ट्राई करना चाहते हैं। हम बोलते हैं कि अगर आपके घर में डैमेज है तो वो डैमेज को ठीक कीजिए, पूरी दीवार को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होगा तो दीवार चेंज होगी ही होगी, बाद में भी होगी। सो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आर्थराइटिस सर्जरी के बिना भी ठीक हो सकते हैं। हमने 80% से ज्यादा लोगों को ठीक किया है। लेकिन अगर आपका स्टेज 4 है, मैं ही ऐसा डॉक्टर हूं, बोलता हूं, कल ही एक पेशेंट को बोला मैं ठीक नहीं करूंगा, यू नीड अ रिप्लेसमेंट। क्योंकि उसमें आपकी गलती नहीं, आप हमारे तक बहुत लेट आए, आपका बॉर्न टू बॉर्न आर्थराइटिस हो गया, आपका जॉइंट चिपक गया है। यू नीड अ सर्जन, बिकॉज सर्जन आपकी लाइफ को बेहतर कर पाएंगे। जैसे ही वो रिप्लेस करेंगे आप अच्छा चल पाओगे, अच्छा काम कर पाओगे। बट इसका मतलब वो नहीं है सब लोगों को पहले ही रिप्लेसमेंट का सोचना है। पहले आप नॉन सर्जिकल मेथड ट्राई कीजिए, आपके मसल को मजबूत कीजिए, आप अपने फुटवेयर को प्रॉपर कीजिए, आप अपना अलाइनमेंट ठीक कीजिए और आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम कीजिए। नहीं होगा मान लो तो सर्जरी तो होने ही वाली है, बिल्कुल। बट ये जो किया उससे आपको बॉडी में फायदा तो होगा। नहीं, सही बताया। देखिए आज होता क्या है, लोगों के पास पैसा ज्यादा बढ़ गया। हाँ, दूसरा, एक दूसरे जैसे कि किसी ने नी रिप्लेसमेंट करवाया, ये कहेगा मुझे नी रिप्लेसमेंट करने से सब ठीक हो गया। तो अब उसको शायद जरूरत होगी लेकिन दूसरे इंसान को जरूरत नहीं होगी, फिर भी दूसरे का सुनकर ही गोस फॉर द नी। मैंने बोला था ना वो ट्रेंड वाली बात चल रही है। और दूसरी बात है कि आपके पास मेडिक्लेम है उसका मतलब नी रिप्लेसमेंट नहीं है, इट्स योर नीड। इट्स योर नीड। मैं तो कई बार कहीं तो समझाता हूँ, अगर ऐसा ही हो तो सबको ही करवाना चाहिए, 60 के बाद सबको स्टेंट डलवा देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर नीड। सो आज की तारीख में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम बहुत सारे लोगों को हम बचा सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि 100 में से 100 लोगों को बचाना है। 100 में से 15 जो लोग लेट डॉक्टर से कनेक्ट होते हैं और मैंने जो बोला वो सिम्टोमेटिक उनको है, उनको सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है, उनको सर्जरी करनी ही चाहिए। बहुत बढ़िया दीपेन भाई। मेरी जहन में, मेरे दिलो दिमाग में जितने भी मिसकंसेप्शंस थे किनेशियोलॉजी और बॉडी अलाइनमेंट के विषय में, उसमें से अमूमन मिसकंसेप्शंस को आपने दरकिनार किया। क्योंकि जैसे आपने बताया कई स्लीपिंग हैबिट्स मेरी खुद की गलत थी, वॉकिंग पोस्चर्स गलत थे, कैसे सोना चाहिए, कैसे मोबाइल पर देखना चाहिए, वो सब मेरी खुद की स्टाइल्स बहुत ही गलत थी। उसमें से मुझे आपकी पास इस पॉडकास्ट से मुझे बहुत ही, मेरी जहन में बहुत ही जानने को मिला। और मैं ये मानता हूँ कि समाज में भी ऐसे मेरे जैसे कई इस क्षेत्र में बेवकूफ होंगे, घर घर में लोग होंगे जिनकी मिसकंसेप्शंस होगी और जो गलत तरीके से जीते होंगे। तो उनको दरकिनार करने में मेरे हिसाब से ये पॉडकास्ट आई थिंक इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी नॉलेजेबल। दूसरी चीज कि आप जो इस विषय में जो जन जन के प्रति अवेयरनेस करते हैं वो वाकई काबिल गौर है एंड आई थिंक इट इज वेरी अप्रिशिएटिव। आप जो काम करते हैं वो वाकई सराहनीय, आदरणीय और कई डॉक्टर्स के लिए अनुकरणीय भी है। थैंक यू। So I once again thank you very much for this majestic information. It was a majestic delectation having this bilateral conversation. Usually podcast में ऐसा होता है कि one person is asking the question and the other person answers this question. लेकिन आज जो bilateral discussion हुआ उसमें बहुत ही हमें, मेरे खुद के मिसकंसेप्शंस बहुत दूर हुए और मेरी आशा है कि लोग भी इसको देखकर अपनी जहन में और अपने लाइफस्टाइल में इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अंत में भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आप जो मिशन लेके बैठे उसमें आपको वाकई बहुत सफलता मिले और हिंदुस्तान में जो आपके आने का मकसद है लोगों के प्रति अवेयरनेस लाने का, उसमें भगवान बहुत ही सहायता करे। और अंत में यही कहूंगा कि भगवान आपको सर्वदा स्वस्थ और सुखी रखे। जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। थैंक यू। प्रणाम प्रणाम।